हम लिंक ईट लव किल सीरीज का 4th एपिसोड देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डा ह्यून गेहून को पसंद करने लगी थी और उसने गलती से गेहून को बता दिया था कि उसने किसी का खून कर दिया है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि डांस क्लास में डा ह्यून की माँ और नानी जेसुक से मिलती हैं। उसके हाथ पैर पर लगे घाव को देखकर दोनों सोचते हैं कि इसे जरूर उसके पति ने टॉर्चर किया होगा, लेकिन इसके लिए हम अपनी और डा ह्यून की लाइफ को क्यों बर्बाद करें। ये सोचकर दोनों फैसला कर लेती हैं कि वो किसी का खून नहीं करने वाली। फिर दोनों घर लौट आती हैं। यहाँ डा ह्यून को नींद नहीं आती और उठकर बाहर आती है तो अपनी माँ और नानी की बातें सुन लेती है। दोनों डिस्कस कर रही होती है कि अगर हम जेसु के पति का खून नहीं करेंगे तो जेसु से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये सब सुनकर डा ह्यून चुपचाप कमरे में चली जाती है और कंफ्यूज होती है कि ये दोनों हमेशा कत्ल करने की बातें क्यों करती रहती है। उस दिन अगर ये दोनों ली की लाश को फ्रिज में नहीं छुपाती तो हमें डर डर के जीना नहीं पड़ता। यहाँ गेहून सोचता है कि अगर डा ह्यून ने किसी का खून किया है तो लाश कहाँ गई। शुरू से ही डा ह्यून और उसके घर वाले हमेशा फ्रिज की बातें करते रहते थे, इसलिए गेहून फ्रिज खोलकर देखता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। तब पीछे से एक आवाज उसको डरा देती है। वो और कोई नहीं, जिम है। अब गेहून जिम से पूछता है कि फ्रिज के अंदर क्या था, सच बताओ, और डा ह्यून के बारे में तुम क्या जानते हो। जिम खून और लाश के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो कंफ्यूज होता है कि गेहून इतने अटपटे सवाल क्यों कर रहा है। दरअसल उसने डा ह्यून का डीएनए टेस्ट करवाया होता है और वो गेहून को भी वही बात बताने आया था, लेकिन इतने में डा ह्यून वहां पर आ जाती है और जिम चुप हो जाता है। डा ह्यून अपना काम खत्म करके अपने पुराने कलीग से मिलने जाती है। वो पूछती है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, ऊपर से तुम्हारी आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो डा ह्यून कहती है कि मुझे ठीक से नींद नहीं आती यार, इसलिए मैं टायर्ड हूँ और कोई बात नहीं है। पर मेरी मुलाकात एक शेफ से हुई है और वो बहुत ही केयरिंग है। मेरी हर मुसीबत में वो मेरी मदद करने के लिए आ जाता है। ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड पूछती है तुम तो ली को डेट कर रही थी ना, पर वो तो अचानक गायब ही हो गया, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। और ली का नाम सुनकर डा ह्यून बड़ी नर्वस हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ली की फैमिली मेंबर्स मेरे ऑफिस में आकर पूछताछ कर रहे हैं। एक औरत भी उसके बारे में पूछ रही थी। वो देखने में बड़ी अजीब लग रही थी और कह रही थी ली अपना फोन भी नहीं उठा रहा है, तुम भी जरा केयरफुल रहना। अब डा ह्यून रेस्टोरेंट लौट रही होती है कि यूकेन वहां जाती है। वो बताती है मुझे गेहून के रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल गई है, अब तुम और मैं एक ही जगह काम करेंगे। और ये कहकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर वे सब रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं तो जिम कहता है कि यहाँ एक बड़ा चाकू हुआ करता था जो अचानक गायब हो गया। तब गेहून डा ह्यून को देखता है और डा ह्यून कहती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तुम्हारे चाकू का मैं क्या करूंगी, मैंने चाकू नहीं लिया है। इस तरह ये दोनों इनडायरेक्टली बातें कर रहे होते हैं। जिम और यूगेन के कुछ भी समझ में नहीं आता। तब दिखाते हैं कि वो चाकू पास वाले एरिया के एक टैक्सी ड्राइवर के पास है और उसकी पत्नी कंफ्यूज होती है कि ये चाकू यहाँ कैसे आया। रेस्टोरेंट के बाहर गेहून डा ह्यून से पूछता है कि चाकू का नाम सुनकर तुम्हारा पसीना क्यों छूट रहा है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। डा ह्यून चिढ़कर कहती है कि अरे मैं नहीं जानती तुम्हारे चाकू के बारे में। आगे वो कहती है कि मैं खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगी, तुम सिर्फ इतना बताओ तुम मेरे बारे में इतनी केयर क्यों करते हो। अब इन दोनों को देखकर यूगेन जिम से पूछती है कि क्या ये दोनों लवर्स हैं। जिम ना में जवाब देता है। तब उसके फोन पर डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट किसी को नहीं बताया जाता। अब रात के समय जिम गेहून से पूछता है कि इस एरिया में रेस्टोरेंट खोलने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है। वो बताता है कि मुझे एक इंसान की तलाश है। फिर गेहून बाहर चल रहा होता है कि चैंग उसके सामने आता है। ये येंग का वही पुराना पियानो टीचर है, क्या तुम मुझे पहचानते हो। गेहून जवाब देता है कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और अगर मुझे पता चल गया कि येंग को तुमने ही मारा है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब ऑफिसर हुआन वहां पर आता है और दोनों को वहां से भेज देता है। अब जे और मिंजो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। उन्हें कंप्लेंट मिली होती है कि शराबी एरिया के लोगों को परेशान कर रहा है। वे देखते हैं कि वो शराबी जेसुक का पति है और जे गुस्से में उसको मारने जाता है, लेकिन मिंजो उसको रोककर उस आदमी की मदद करती है, लेकिन वो आदमी उल्टा मिंजो को गाली देने लगता है। अब जेसुक डा ह्यून की माँ और नानी से बात करने आती है। शुरू से मेरे और मेरे पति के बीच हमेशा अनबन रहती थी, फिर वो मुझको रोज मारने लगा, लेकिन आजकल उसका मारना पीटना बहुत ही ज्यादा हो गया है। मेरे साथ वो बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। उसके साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, इतना टॉर्चर करता है वो कि क्या बताऊं। वो इतने सालों से मेरे साथ जो कर रहा है उसके बदले में उसका काम तमाम करना चाहती हूँ, तभी मुझको तसल्ली होगी। अगर तुम दोनों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि डा ह्यून खूनी है। अब इस तरह धमका कर वो चली जाती है। अब डा ह्यून की माँ बड़े गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि इसकी मुसीबत हम क्यों पालें। इस पर नानी एडवाइस देती है कि शांत हो जाओ बेटी, सोच समझ कर डिसाइड करेंगे। पर बेटी को शांत करके नानी खुद बेलन लेकर बाहर जाती है और कहती है कि जेसु के पति को मार के 2 टुकड़े करने जा रही हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। डा ह्यून की मां नानी का पीछा करती है। ऊपर से डा ह्यून काम कर रही होती है और इनको देखकर वो भी इनके पीछे भागने लगती है। गेहून सोचता है कि अब क्या हुआ इन महारानियों को, फिर वो भी इनके पीछे भाग जाता है। कुछ दूर पर जेसु का पति नशे में धुत किसी आदमी से टकराता है। ऊपर से कहता है कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं मैं आ रहा हूँ। पर वो आदमी उसको फटाक करके एक मारता है और ये कोई और नहीं पुलिस ऑफिसर जे है। यहाँ ये तीनों औरतें उस तरफ जा रही होती है। गेहून किसी और ही दिशा में जा रहा होता है और जे सामने से आ रहा होता है। आप ऑफिसर जे है ना, बिना यूनिफॉर्म के आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं। पर जे उसको इग्नोर करके चला जाता है।
गेहूं देख लेता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। वहाँ डाह्यून की फैमिली जेसू के पति को नीचे पड़ा हुआ देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती है और सोचती है कि शायद जेसू की पत्नी ने किसी और को भी सुपारी दे रखी है इसको मारने के लिए। अब इससे पहले कि तीनों वहां से जा सके पुलिस आ जाती है और इनके हाथों में वेपन्स को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि इन्होंने ही जेसू के पति को मारा है। अब तीनों पुलिस स्टेशन में बैठी होती हैं और मिंजो पूछती है कि जेसू के पति को तुमने क्यों मारा। वे कहती है कि हम उसको मारने के लिए वेपन्स जरूर लेके गए थे, लेकिन वो पहले से वहां पर पड़ा हुआ था। अगर हमने उसको मारा होता तो हमारे वेपन्स पर खून लगा होता। मिंजो कहती है कि आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन आप तीनों जेसू को मारने क्यों गई थी। इतने में गेहून और जिम वहां पर आ जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस जेसू के पति से पूछते हैं कि तुम पर किसने अटैक किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ इतना कह पाता है कि उस आदमी ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। अब इस बारे में ये सब पुलिस स्टेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं। गेहूं जानता है कि पुलिस ऑफिसर जे ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और उसके हाथ में खून भी लगा हुआ था, इसलिए वो जे को घूरने लगता है और डाह्यून की फैमिली को निर्दोष पाकर उनको छोड़ दिया जाता है। अब घर पर डाह्यून की माँ उसे बताती है कि ली की लाश को फ्रिज में रखते वक्त जेसुक ने हमको देख लिया था। वो हमें उसके पति को खून करने पर मजबूर कर रही थी। अगर ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दे रही थी। अब डाह्यून रोने लगती है कि मेरी वजह से न जाने आप दोनों को क्या क्या करना पड़ रहा है। उसी वक्त गेहूं रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और अचानक रोने लगता है। यहाँ माँ और नानी कोई मजाक करके डाह्यून को हंसा देती है और वहाँ गेहून भी अचानक हंसने लगता है। जिम को तो इसकी आदत हो गई है, लेकिन युगेन कंफ्यूज होती है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कुछ देर बाद जिम गेहून को डीएनए टेस्ट का रिजल्ट दिखाता है, जिसमें साफ बताया गया है कि डाह्यून उसकी बहन नहीं है। गेहून को पहले से पता था, पर डाह्यून के साथ इमोशनल कनेक्ट होने की वजह से उसे उम्मीद जरूर थी कि येंग जिंदा है, पर अब वो उम्मीद खो चुका है और खुद को येंग की मौत का जिम्मेदार मान चुका है। जिम पूछता है कि अगर डाह्यून येंग नहीं है तो तुम दोनों के बीच इमोशनल कनेक्ट क्यों है। हालांकि इसका जवाब तो गेहून के पास भी नहीं है। यहाँ युगेन डेहून को डिनर पर लेके जाती है और पूछती है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। वो सोचती है कि डाह्यून ली का नाम लेगी, पर डाह्यून कहती है कि मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, क्या आपकी लाइफ में है। इस पर युगेन कहती है कि हाँ, एक लड़का है जो हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है और मैं उसको बहुत ही मिस करती हूँ। दरअसल वो अपने भाई ली की बात कर रही होती है, पर डाह्यून ये नहीं जानती। अब डिनर के बाद डाह्यून गेहून के रेस्टोरेंट में जाती है। अब गेहून उससे ठीक से बात ही नहीं करता और कहता है कि फिलहाल यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ, और हाँ, आज से तुम मुझसे जरा दूर ही रहना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने मदद मांगी थी, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर काम दे दिया। अचानक गेहून मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। यह सोचकर डाह्यून बहुत ही उदास होती है और घर चले जाती है। घर पर डाह्यून गेहून के बारे में सोच रही होती है। दरअसल डिनर के दौरान उसने युगेन को बताया था कि बचपन में मुझे एक लड़का बहुत ही पसंद था। स्कूल में कुछ लड़के मुझे और मेरी फ्रेंड को परेशान करते थे, लेकिन एक लड़के ने आकर हम दोनों को लड़कों से बचा लिया था। मैं उसका नाम पता तो नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं फिर उससे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर मैं उस लड़की को कभी नहीं भूल सकती। दरअसल वो लड़का गेहून था और उसने डाह्यून और अपनी बहन येंग को उन लड़कों से बचाया था। मतलब येंग और डाह्यून बच्चों में फ्रेंड्स थे, लेकिन गेहून ये बात नहीं जानता था। अब डाह्यून सोचती है कि आज गेहून ने मुझसे इतनी रूड बात क्यों करी, ऊपर से वो मुझे रेस्टोरेंट से बाहर भेजने के मूड में क्यों था। इस तरह सोचकर वो बाहर आती है और सड़क पर चलने लगती है। तब गेहून सामने आता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। डाह्यून भी वही कहती है और इन्हें देखकर लगता है कि दोनों लव प्रपोज करने वाले हैं, है ना? पर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। गेहून कहता है कि तुमने जिस आदमी को मार डाला था, मुझे लगता है वो मरा नहीं, जिंदा है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो जिंदा होता तो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। डाह्यून वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये तो जरा सोचो कि फ्रिज में रखी भी उसकी लाश गायब है, ऊपर से मेरे रेस्टोरेंट से एक चाकू भी गायब है। और ये सुनकर डाह्यून कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, पर फिर भी तुम मेरी मदद करने चले आए। थैंक यू वेरी मच यार। और ये कहकर डाह्यून जरा गुस्से में वहां से चली जाती है। अब डाह्यून अकेली होती है और अचानक वहां पर ली आ जाता है। लगता है मेरे बिना तुम कुछ ज्यादा ही खुश थी, ये कहकर वो डाह्यून का गला दबाने लगता है। और आखिर में डाह्यून रियलाइज करती है कि गेहून ने बिल्कुल सही गैस किया था कि ली जिंदा है। और दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस सीरीज की वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।